हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमर्स क्लासेस बाय सोनाली धीमान। मेरा नाम सोनाली है और अभी हम नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ रहे हैं। कल हमने पढ़ा था सीडीएम क्या है, कैसे स्टार्ट हुआ। आज हम पढ़ेंगे कि सीडीएम में पार्टिसिपेट किस किस ने किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं शॉर्ट में बता देती हूँ कि इसके पार्टिसिपेंट्स सबसे पहले तो रिच फार्मर्स थे, पीजेंट्स थे, ऑनर्स थे, फैक्ट्री ऑनर्स थे, फैक्ट्री वर्कर्स थे और विमेन थी। अब देखो, इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, इन दोनों को साथ में पढ़ेंगे क्योंकि एग्रीकल्चर रिलेटेड है, इन दोनों को हम साथ में पढ़ेंगे क्योंकि इंडस्ट्रीज रिलेटेड है, और विमेन को हम अलग से पढ़ेंगे। तो वीडियो को आगे देखने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर भी कर देना और कमेंट भी कर देना। हमने देखा कि पार्टिसिपेंट्स में जो सबसे पहला ग्रुप था वो पीजेंट्स का है। पीजेंट्स का समझ लेते हैं कि फार्मर्स का है। उसमें दो तरह के फार्मर्स आएंगे, एक तो आएंगे रिच और दूसरे आएंगे पुअर। तो जो रिच है पहले तो उसमें ना हमें बस 3 बातों का ध्यान रखना है और ये बहुत ईजी है, आपको तीनों बातें यहीं पे लर्न कर लेनी है, पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो देखो, सबसे पहले तो इसमें पार्टिसिपेट कर कौन रहा है, मतलब ये जो रिच पीजेंट्स हैं ये है कौन। तो इसमें आप याद रखेंगे सबसे पहले तो है जाट्स ऑफ यूपी। आपने देखा है ना, जो जाट कम्युनिटी है वो एग्रीकल्चर में एंगेज होती है। ऐसे ही एक कम्युनिटी है गुजरात में जिनको पाटीदार्स कहते हैं। तो ये 2 कम्युनिटी थी जिन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया था सीडीएम में। सबसे पहले कौन आ गई, जाट्स ऑफ यूपी एंड देन पाटीदार्स ऑफ गुजरात। सही। अब इनकी प्रॉब्लम क्या थी, देखो जो इंडिपेंडेंस है ना, सब इंसान, हर इंसान इंडिपेंडेंस को अपने तरीके से देखते हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि सबके दिमाग में हम एक ही आइडिया डाल देंगे कि आप आज़ाद होगे तो आपको ये करने के लिए मिलेगा। जैसे आप भी हो ना, आप सोचते हो कि आप जब बड़े हो जाओगे, आप पैसे कमाओगे तो आप क्या क्या करोगे। अब ज़रूरी थोड़ी है कि हर इंसान सेम चीज़ सोचता है। जो उसकी प्रॉब्लम्स है वो उसको सॉल्व करने का ही तो सोचेगा। तो यहाँ पे भी वही चीज़ हो रही है कि इंडिपेंडेंस की बात जब हो रही है तो हर कोई इंडिपेंडेंस को अपने तरीके से देख रहा है। अब देखो, आपको याद है हमने पढ़ा था कि वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था। जब वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था उस टाइम पे एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी क्रिएट हो गई थी कि जो फार्मर्स है ना वो एक्सपोर्ट्स नहीं कर पा रहे हैं, मतलब जो उन्होंने प्रोडक्शन करी है वो बाहर नहीं जा पा रही है। जो रिच फार्मर्स है वो अपनी जो क्रॉप्स थी उनको एक्सपोर्ट किया करते थे, अब वो एक्सपोर्ट तो हो ही नहीं रही है। तो जब एक्सपोर्ट ही नहीं हो रही है बाबू, तो क्या होगा, क्या उनके पास पैसे आएंगे? नहीं आएंगे। पर अब यहाँ पे ब्रिटिशर्स तो सिर्फ यहाँ पे काम निकलवाने के लिए आए हैं, उनको तो सिर्फ पैसा चाहिए। और वो पैसा कैसे लेते हैं इंडियन से? इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस। तो वो क्या कह रहे हैं रिच पीजेंट्स को कि आप हमें टैक्सेस दो। पर रिच पीजेंट्स के पास तो ऑलरेडी पैसा नहीं है क्योंकि वो तो एक्सपोर्ट से नहीं कर पा रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन की वजह से। तो अब क्या हुआ, जो रिच पीजेंट्स थे उनकी सिर्फ एक डिमांड थी कि आप प्लीज़ हमारे टैक्सेस को माफ़ कर दीजिए। लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे वो इतने बेकार थे, उन्होंने बिल्कुल तरस नहीं खाया। उन्होंने मना कर दिया कि हम आपके टैक्सेस माफ़ नहीं करने वाले, क्योंकि ऑब्वियसली ना उनका एक ही मोटिव है इंडिया में आने का, पैसे कमाना। वो पैसे कमा रहे हैं तो वो क्यों माफ़ करेंगे टैक्सेस। तो समझ में आया आपको? देखो, सबसे पहले तो पार्टिसिपेंट्स कौन है, पाटीदार्स ऑफ गुजरात एंड जाट्स ऑफ यूपी। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम? रिच फार्मर्स की। देन प्रॉब्लम क्या थी, बिकॉज ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन। आपको याद है वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था, दे वर अनेबल टू पे द टैक्सेस। वो टैक्सेस देने के हालात में ही नहीं थे, वो टैक्सेस ही नहीं बेचारे पे कर पा रहे थे। तो उनकी प्रॉब्लम थी कि आप जो आपने टैक्सेस हमारे ऊपर लगाए उनको माफ़ कर दो। ब्रिटिशर्स उन टैक्सेस को माफ़ नहीं कर रहे थे। तो इसी के लिए जब उन्होंने सोचा कि अगर तो ब्रिटिशर्स यहाँ से चले जाएंगे हम टैक्स से भी फ्री हो जाएंगे, तो उन्होंने सीडीएम में बहुत बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया। तो आपको दिखा उनका विजन यहाँ पे कि टैक्सेस माफ़ हो जाएंगे, ब्रिटिशर्स को भगा दो। पर यहाँ पे क्या था, उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया, बायकॉट प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट किया। बायकॉट मतलब वो कह रहे थे ना कि फॉरेन गुड्स को बायकॉट करना, और वो सब उस सब में बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया। उसके बाद क्या हुआ, जो रिलेक्टेंट मेंबर्स थे, रिलेक्टेंट मतलब आपकी बुक में ही वर्ड है रिलेक्टेंट। रिलेक्टेंट मतलब जो हेजिटेट कर रहे हैं अभी भी पार्टिसिपेट करने में सीडीएम में, जिनको समझ नहीं आ रहा है सीडीएम क्या, उनको समझा रहे हैं कि नहीं भाई आओ पार्टिसिपेट करो, ये बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन इवेंचुअली क्या हुआ आपको याद है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वायलेंस हुआ था, गांधी जी ने सीडीएम कॉल्ड ऑफ कर दिया था। तो इनकी बहुत ज़्यादा दिल टूट गया कि भाई हमने इतना पार्टिसिपेट किया, इतने एफर्ट्स किए और हमारी तो कोई सुनवाई ही नहीं हुई है, हमें तो किसी ने सुना ही नहीं है। तो इन्होंने क्या किया बाबू, इनका दिल टूट गया इतनी बुरी तरीके से कि जब दोबारा सीडीएम लॉन्च हुआ है तो इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। मतलब वही एक बार धोखा खा लिया, फिर यकीन नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हुआ है, दे सपोर्टेड सीडीएम इन फर्स्ट लॉन्च। आपको याद है कब लॉन्च हुआ था? याद रखना बाबू, 1931 में सबसे पहली बार लॉन्च हुआ था। फोर्स रिलेक्टेंट मेंबर्स टू ज्वाइन। जो लोग नहीं भी ज्वाइन कर रहे हैं उनको भी कह रहे हैं कि आ जाओ प्लीज़ ज्वाइन करो, इससे फ़ायदा होगा हमें। ठीक है, लेकिन फिर क्या हुआ, मूवमेंट कॉल्ड ऑफ हो गया क्योंकि बहुत ज़्यादा वायलेंस हो रहा था। अब यहाँ पे जब मूवमेंट गांधी जी ने दोबारा रीस्टार्ट किया था तो उन्होंने मना ही कर दिया कि हम नहीं है पार्टिसिपेट करेंगे, अब हम थक गए हैं। देखो, बट व्हेन इट लॉन्च्ड अगेन दे रिफ्यूज टू पार्टिसिपेट, मतलब इनका एक तरह से यकीन यहाँ पे ख़त्म हो गया था। तो आई होप आपको रिच पीजेंट्स वाला जो पार्ट है वो समझ आया होगा। अभी हम 3 ही बातें पढ़ी ना, कौन था, प्रॉब्लम क्या थी, कैसे पार्टिसिपेट किया और कब नहीं किया। ठीक है,
अब हम पढ़ेंगे पुअर पीजेंट्स का जो सीन है वो। तो देखो बच्चों कि जो पुअर पीजेंट्री थी, अब उनकी डिमांड क्या है, ये ना सब रिलेटेड है। अगर तो आप ये चैप्टर पढ़ रहे हो ना तो ये मत समझना कि ये टॉपिक देख लेते हैं और हमें क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जो इंडियन हिस्ट्री है वो एक स्टोरी की तरह है, हम स्टोरी की तरह ही पढ़ रहे हैं, तो ये सब आपस में कनेक्टेड है। आपको याद है वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था, और आपको ये भी याद होना चाहिए कि अवध मूवमेंट जो था औद किसान सभा वाला, उस टाइम पे जो पीजेंट्स थे उनकी मेन प्रॉब्लम ये थी कि उनको बहुत ज़्यादा रेंट और टैक्सेस देने पड़ते थे, तो उनकी प्रॉब्लम तो वही चल रही है, कुछ सॉल्व नहीं हुआ है। तो याद रखना जो डिमांड्स थी ना इनकी, वो तो एक तो थी कि टैक्स हटा दो। अब मुझे बताओ टैक्स किसको दे रहे हैं ये, ब्रिटिशर्स को। तो ये जो प्रॉब्लम है ये ब्रिटिशर्स से कह रहे हैं कि आप एक तो हमारे टैक्सेस हटा दो, ठीक है। दूसरा रेंट, रेंट किसको दे रहे हैं, लैंडलॉर्ड को। अब यहाँ पे ना इस बात को बहुत ध्यान से समझेंगे, ये रेंट किसको दे रहे हैं, उन पीजेंट्स को, उन फार्मर्स को जो कि बहुत बड़े स्केल पे फार्मिंग करते हैं, मतलब उनकी लैंड ही तो इन्होंने अपने किराए पे ले रखी है और उस पर फार्मिंग कर रहे हैं। और वो कौन लोग हैं, वो ये लोग हैं रिच फार्मर्स। समझ में आई आपको ये बात। देखो टैक्स तो ये किससे कह रहे हैं हटा दो आप, ये टैक्स तो कह रहे हैं कि ब्रिटिशर्स, आप ब्रिटिशर्स से कह रहे हैं आप हमारे टैक्सेस को माफ़ कर दो। और जो रेंट है वो रेंट किससे कह रहे हैं, ये कह रहे हैं रिच पीजेंट्स, या फिर जिनको हम लैंडलॉर्ड्स भी कह रहे थे एक बार, है ना, ये उनसे ही तो कह रहे हैं कि आप हमारे रेंट को माफ़ कर दो, क्योंकि भाई ऑब्वियसली वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन आया हुआ है। अगर रिच पीजेंट इतने इम्पैक्ट कर रहे हैं, उन पे इतना फ़र्क पड़ रहा है, तो पुअर पे कितना पड़ रहा होगा। क्योंकि देखो ना इनके एक्सपोर्ट्स तो ख़त्म हो गए थे, तो ये सामान कहाँ बेच रहे हैं, इंडिया में। अब इंडिया में रिच भी बेच रहे हैं पीजेंट्स और पुअर भी बेच रहे हैं, तो वो सस्ता तो होगा ही ना। जब इतनी ज़्यादा सप्लाई है किसी चीज़ की तो वो सामान तो ऑब्वियसली सस्ता हो जाएगा। तो यहाँ पे वो सामान इतना सस्ता हो गया कि ये बेचारे ना तो टैक्सेस ही पे कर पा रहे हैं, और ब्रिटिशर्स क्या कह रहे हैं, ब्रिटिशर्स क्या टैक्स दो, ना ही रेंट पे कर पा रहे हैं। रेंट किसको देना है, इनको ही तो देना है, और ये कह रहे हैं कि हम भी रेंट माफ़ नहीं करेंगे। मतलब एक दूसरे के लिए कोई कॉमन फीलिंग्स है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इनको लगा कि भाई हमारी तो कहीं भी सुनवाई नहीं होने वाली है, हमें कोई नहीं सपोर्ट करने वाला है। इन्होंने दो मूवमेंट जो होते हैं ये मूवमेंट ज्वाइन करे, ये थे सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट मूवमेंट। अब ये ना देखो ये दोनों जो टॉपिक्स हैं ना, मैं कोशिश करूँगी किसी शॉर्ट वीडियो में समझाने की, पर ये ना बहुत एलैबोरेट टॉपिक्स हैं। बस अगर मैं शॉर्ट में कहूँ ना तो ये सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट जो आइडियोलॉजी होती है, वैसे अपने 9th में पढ़ा है, तो ये कहते हैं इस आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग कि जो ज़मीन है ना वो अमीरों से लेके गरीबों को बांट दो, मतलब सब में बराबर ज़मीन बंटनी चाहिए। तो ऑब्वियसली भाई ये इनको क्या है, इनको रेंट ही तो माफ़ कराना, और ज़मीन ही इनकी हो गई तो रेंट देना ही नहीं पड़ेगा। तो इन्होंने ये मूवमेंट्स ज्वाइन कर लिए थे, कौन से, सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट मूवमेंट। चलो अब देखो यहाँ पे ना एक चीज़ समझते हैं, मैं कांग्रेस हूँ, ठीक है, मेरे पास ना एक ऑप्शन है कि मैं या तो इनको सपोर्ट करूँ या मैं इनको सपोर्ट करूँ। अब देखो इनको ऐसा भी क्यों है कि इनको सपोर्ट करो, क्योंकि देखो इनका जो मूवमेंट है वो इनके अगेंस्ट है ना। तो अगर तो कांग्रेस ने इनको सपोर्ट किया तो ये सीधा सीधा मतलब होगा कि वो इनके अगेंस्ट है, और अगर कांग्रेस ने इनको सपोर्ट किया तो वो सीधा सीधा मतलब हो गया कि वो इनके अगेंस्ट है। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि कांग्रेस ने एक्चुअल में सपोर्ट किया किसको था उस टाइम पे। तो देखा जाए तो जो कांग्रेस का सपोर्ट था वो रिच पीजेंट्स की तरफ गया। इसके दो रीज़न हो सकते हैं। पहला रीज़न ऑब्वियसली मनी चाहिए, पैसा चाहिए, ठीक है, वहाँ पे पैसा भी मिल रहा है और उनकी पहुँच भी है ना। आज भी ऐसे होता है कि अमीरों की ही सुनी जाती है, हर जगह गरीब को बेचारे को कोई नहीं पूछता। सेम चीज़ हुई, इनको सपोर्ट किया गया। दूसरा, अब भाई रेंट तो अगर आप ज़मीन पे काम कर रहे हो देना ही है, तो वो रेंट माफ़ करना ही जा रहे थे। उनको लगा कि जेन्युइन है, देना भी चाहिए भाई, है ना, भले ही कम कर दो पर देना चाहिए। तो कांग्रेस का जो सपोर्ट था वो इनके साथ तो था लेकिन इनके साथ नहीं था। और दूसरा, आपको याद है कि पहले जब कांग्रेस ने एक बार सपोर्ट किया था ना तो इन्होंने बहुत ज़्यादा आफत मचा दी थी, और किसान सभा वाले टाइम पे सबके घरों पे अटैक कर दिया था, लूट लिया था। तो अब कांग्रेस को डर भी था कि अगर फिर से ऐसा किया ये फिर वही हरकत करेंगे। तो कांग्रेस ने इनको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया। तो इतना याद रखना कि डिड नॉट गेट सपोर्ट फ्रॉम द कांग्रेस, कांग्रेस का सपोर्ट इनके पास कभी आया ही नहीं। फिर सो रिलेशन बिटवीन देम एंड कांग्रेस रिमेन अनसर्टेन। तो कांग्रेस का और जो पुअर पीजेंट्री था उनका रिलेशन कभी अच्छा रहा ही नहीं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, अगर इनको सपोर्ट करेंगे तो ये फिंड हो जाएंगे, और इनको फिंड करना क्यों है, पैसा भी तो चाहिए। तो यही वाली चीज़ हो रही है कि या तो इनको सपोर्ट करो या इनको। तो कांग्रेस ने इनको सपोर्ट किया और इनका साथ रिलेशन इनका खराब रहा है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। वैसे तो नोट्स में सब कुछ है और मैं क्लिप्स भी लगा रही हूँ साथ में, पर आप क्या करें, आप ना इसका मैं 1 सेकेंड के लिए वीडियो पॉज कर देती हूँ, आप इसका माइंड मैप बना लीजिए। मतलब ये एक तरह से शॉर्ट नोट्स हैं, तो ये शॉर्ट नोट्स आप बना लो, इससे आपको हेल्पफुल होगा कि अगर शॉर्ट में आपको बाद में याद करना पड़ेगा तो ईजी रहेगा।
देखो अब हम पढ़ेंगे जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसकी दो क्लासेस हैं। तो जो सबसे पहली क्लास है वो तो ऑनर्स एंड मर्चेंट्स हैं, मतलब जो जिनकी इंडस्ट्रीज़ हैं एक्चुअल में, जो ऑनर्स हैं उसके मालिक हैं, और दूसरे होंगे इसके वर्कर्स। तो पहले हम पढ़ते हैं ऑनर्स और मर्चेंट्स के बारे में। बहुत ईजी है। अब हमें फिर से पीछे जाना पड़ेगा थोड़ा सा और उसको स्टोरी से रिलेट करना पड़ेगा। तो आपको याद है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी। अब जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई है ना, तो उस टाइम पे ब्रिटेन में सारे के सारे प्रोडक्शन रुक गई थी। दूसरा, जब एनसीएम हुआ, एनसीएम में सारे फॉरेन प्रोडक्ट्स को बायकॉट कर दिया गया था। तो उस टाइम पे अगर फॉरेन गुड्स नहीं बिक रहे हैं, फॉरेन गुड्स नहीं बन रहे हैं, तो क्या बन रहा है? इंडियन गुड्स बन रहे हैं। तो जो इंडस्ट्रीज़ थी इनकी प्रोडक्शन बहुत तेज़ी से बढ़ गई थी और उन्होंने उस टाइम पे टेस्ट कर लिया था। क्या टेस्ट कर लिया था? सक्सेस को। मतलब इनको पता चल गया था कि भाई बिजनेस बढ़ाएंगे तो कितना पैसा आएगा, इनको उस टाइम पे ये अंदाज़ा हो गया था। लेकिन फिर क्या हुआ? एनसीएम बंद, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बंद, अब फिर रेस्ट्रिक्शंस आ गए ब्रिटिशर्स की। तो क्या चाहिए एक इंडस्ट्री के मालिक को कि मेरा बिजनेस बढ़े, जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और एनसी के टाइम पे बढ़ा था। लेकिन ये बढ़ाने तो ही नहीं दे रहे हैं। तो इनकी डिमांड क्या थी कि भाई ब्रिटिशर्स को ये कैसे देख रहे थे इंडिपेंडेंस को कि ब्रिटिशर्स को ऐसे भगाओ, अगर इनको भगा दिया तो हम क्या करेंगे, हम इनको भगा के खुद इंडस्ट्रीज़ लगाएंगे और हम अमीर हो जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो इसमें क्या था बाबू कि ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड एनसीएम देयर बिजनेस इंक्रीज, उनका बिजनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। दे वर कीन टू एक्सपेंड देयर बिजनेस, वो चाहते थे कि उनका बिजनेस अब बढ़े, एंड वर अगेंस्ट ब्रिटिश रेस्ट्रिक्शन। लेकिन ब्रिटिशर्स तो नहीं चाह रहे हैं कि वो उनका बिजनेस बढ़ाए, लेकिन यहाँ पे ये चाह रहे हैं कि हमारा बिजनेस बढ़े। तो यहाँ पे इनके बिजनेस को मतलब बढ़ाने के लिए इन्होंने ये सीडीएम में पार्टिसिपेट किया। अब इसमें ना दो चीज़ों के नाम हमें याद रखने हैं। ऑब्वियसली हमारा बोर्ड छोटा है, हम सब कुछ नहीं लिख सकते उस पर, तो इसको आप याद रखना, मैं बता देती हूँ। दो नेम आएंगे इसमें, वो है बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के नाम, जिसमें से पहला है जीडी बिरला और दूसरा है पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कौन से बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे जिन्होंने सीडीएम में बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया, या फिर आप इस आंसर में भी लिखेंगे, आपको नोट्स की शॉर्ट भी दिख रहा होगा यहाँ पे, तो उसमें भी आप पढ़ सकते हैं। पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास हैं, दूसरे थे जीडी बिरला। राइट। अब इन्होंने दो एसोसिएशन भी बनाई उस टाइम पे जो कि आज तक एग्जिस्ट करती है। तो उसमें से पहली एसोसिएशन का नाम था इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस, इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस, और दूसरी है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, दैट इज FICCI। ठीक है, आपको समझ में आया? ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। अब पहले वही सेम जो हमने रिच पीजेंट्स में पढ़ा, सेम पैटर्न है, सबका सेम पैटर्न है, बस आपको ना इनकी प्रॉब्लम्स बेसिकली याद रखनी है। तो क्या था, इन्होंने जब पहली बार सीडीएम लॉन्च हुआ ना, ये बहुत खुश हुए कि चलो फाइनली ब्रिटिशर्स भागेंगे, हम करते हैं पार्टिसिपेट भी किया। कांग्रेस को बहुत सारे पैसे भी दिए कि चाहो आप मीटिंग्स करो, आप इनके अगेंस्ट हो जाओ, बहुत पैसे प्रोवाइड किए कांग्रेस को भी, फाइनेंशियल असिस्टेंस दी। ठीक है, पर क्या हुआ, इवेंचुअली सीडीएम बंद हो गया, तो इनकी उम्मीदें भी टूट गई। और जब सीडीएम फिर से लॉन्च हुआ तो उन्होंने पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया, क्योंकि इतना वायलेंस फैल रहा है देश में, और जब अगर वायलेंस फैलेगा तो क्या प्रोडक्शन कंटिन्यू रह पाएगी। तो इनको लग रहा था कि अगर तो सीडीएम चलता रहा तो वायलेंस भी चलता रहेगा और हमारी प्रोडक्शन भी रुक जाएगी। तो इन्होंने जो अपना सपोर्ट था वो पूरी तरह से वापस ले लिया। समझ में आया आपको? क्या था, बिजनेस बढ़ाना है, हमने दो नाम याद किए, देन पहले तो पार्टिसिपेट किया, फिर वापस ले लिया। क्यों? क्योंकि इनको डर था कि अगर यही सब चलता रहा तो हमारी प्रोडक्शन वैसे भी रुक जाएगी। तो ये था बाबू बिग इंडस्ट्रियलिस्ट का केस। अब हम पढ़ते हैं वर्कर्स का। देखो, अब जब हम वर्कर्स का पढ़ने से पहले ना मैं आपको एक बात बता देती हूँ, ये ट्रिक है। वर्कर्स की ना हर चैप्टर में एक ही डिमांड रहेगी, हर टाइम पीरियड पे, कोई भी टाइम हो, हिस्ट्री की बात करें, प्रेजेंट की बात करें, एक ही डिमांड रहेगी, वेजेस बढ़ा दो। वेजेस क्या होती है? जो उनको पैसे मिलते हैं वो बढ़ा दो। दूसरा, हमारे वर्किंग आवर्स कम कर दो, वर्किंग कंडीशंस बढ़ा दो। यही प्रॉब्लम्स रही हैं हमेशा से वर्कर्स की। भाई ऑब्वियसली ना, क्या चाहिए, पैसे ज़्यादा मिले और वर्किंग कंडीशंस अच्छी हो जाए, सेफ्टी मिले उनको, है ना। तो यहाँ पे उनका क्या था, उन्होंने ज़्यादा पार्टिसिपेट किया नहीं। वैसे अभी रीज़न हमें पता चलेगा रुक के। पार्टिसिपेशन लिमिटेड था नागपुर रीजन में, बस नागपुर रीजन में कुछ लोगों ने पार्टिसिपेट किया सीडीएम में। पर हाँ, ज़्यादातर वर्कर्स क्या कर रहे थे उसमें से, वो गांधी प्रिंसिपल्स को तो फॉलो कर रहे थे, जैसे बाइकआउट कर दो, गांधी कैप पहनो और प्रोटेस्ट करो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, वो सब चल रहा था, पर वो इतने ज़्यादा बड़े लेवल पे नहीं था।
ठीक है। डिमांड क्या थी, डिमांड याद रखना मेन है लो वेजेस पुअर वर्किंग कंडीशंस, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो समझ में आया। पार्टिसिपेशन लिमिटेड था, सिर्फ नागपुर रीजन में था। पार्टिसिपेट भी कैसे करें, बस बाइकआउट करें और ज़्यादा कुछ इतना है नहीं, बहुत लाइट रेस्पॉन्स है इनका। देन कांग्रेस का सपोर्ट इन्हें नहीं मिला, क्योंकि आप सोचो इंडस्ट्रीज़ के मालिक जो पैसा दे रहे हैं कांग्रेस को, और ये वर्कर्स किसके अगेंस्ट मूवमेंट खड़ा कर रखा है, ऑनर्स के अगेंस्ट। भाई हमें पैसा ज़्यादा दो और हमें मतलब वेजेस बढ़ाओ, वर्किंग कंडीशन अच्छी करो। और कांग्रेस तो इनको सपोर्ट कर रही है, क्यों, क्योंकि पैसा मिल रहा है। कांग्रेस ने इनको सपोर्ट करने से ही मना कर दिया। तो कांग्रेस का जो सपोर्ट था वो बहुत कम था, क्योंकि अगर कांग्रेस इनको सपोर्ट करेगी तो ये एलिनिएटेड फील करेंगे। एलिनिएटेड मतलब खुद को अलग फील करेंगे मूवमेंट से। तो वही ये पैसे की दुनिया अगेन है ना। तो इन्होंने क्या किया, बाबू इनका कांग्रेस को सपोर्ट नहीं था, तो इनका भी ज़्यादा सपोर्ट नहीं रहा, इन्होंने भी ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया। तो यही रीज़न था इनके ना पार्टिसिपेट करने का। तो आई होप आपको ना चारों की समझ आया होगा। मैं एक बार से फिर से बता देती हूँ सारा। जो रिच पीजेंट्स थे, प्रॉब्लम थी टैक्सेस माफ़ कर दो। पुअर पीजेंट्स थे, प्रॉब्लम थी टैक्सेस माफ़ कर दो, साथ में रेंट भी माफ़ कर दो रिच पीजेंट्स से। ठीक है। ऑनर्स क्या प्रॉब्लम है, हमें अपना बिजनेस बढ़ाना है, लेकिन ब्रिटिशर्स बढ़ाने नहीं दे रहे। और वर्कर्स हमारी वेजेस बढ़ा दो, वर्किंग कंडीशंस अच्छी कर दो, इससे रिलेटेड था। अब याद रखना जो रिच पीजेंट्स और जो ऑनर्स है दोनों अमीर लोग हैं। इन्होंने कांग्रेस को पैसा दिया, सपोर्ट दिया, लेकिन जब दोबारा लॉन्च हुआ मूवमेंट इन्होंने सपोर्ट दिया और पैसा दोनों देने से मना कर दिया। ये बेचारे बैठे हैं सपोर्ट देने के लिए, ये कांग्रेस ले नहीं रही है क्योंकि पैसा मिल रहा है, राइट। तो कांग्रेस का ना तो इनके साथ सपोर्ट रहा है, ना ही पुअर पीजेंट्री के साथ सपोर्ट रहा है। तो अब हमारा सिर्फ एक पार्ट रह गया विमेन वाला, वो भी जल्दी से कवर कर लेते हैं। पर अगर आप यहाँ तक देख चुके हो वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियोज़ बनाने में। तो चलो आगे बढ़ते हैं। चलो विमेन, मुझे ना हमेशा ये वाला पार्ट पढ़ाते हुए बहुत बुरा लगता है इस चैप्टर का, क्योंकि इस पार्ट पे ना कुछ गलतियाँ रही हैं हमारे पास फ्रीडम फाइटर्स की। गलतियाँ क्या थी अभी मैं आपको बताती हूँ। देखो, जब सीडीएम लॉन्च हुआ विमेन ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी इसमें पार्टिसिपेट करने की। आपको याद है गोलियां भी चली थी, जेल भी गई हैं, बाइकआउट प्रोग्राम्स में भी पार्टिसिपेट किया, लिकर शॉप्स पे बैठ गई, धरना दे दिया, सब कुछ किया विमेन ने अपनी तरफ से, जिससे कि वो इस देश का पार्ट बन सके। और गांधी जी ने भी बोला आओ ये आपकी सेक्रेड ड्यूटी है देश को सर्व करना। ठीक है, मतलब देश के लिए एक तरह से उस प्रोटेस्ट में शामिल होना आपकी सेक्रेड ड्यूटी है। समझ में आया। पार्टिसिपेट किया, जेल गई, सब कुछ किया। पर इन द एंड क्या हुआ, गांधी जी ने बोला कि नहीं विमेन ठीक है आप प्रोटेस्ट में आ जाओ, पर कोई कांग्रेस में पोजीशन नहीं मिलने वाली है। मतलब बहुत टाइम बाद मिली है, बस स्टार्टिंग में क्या था कि वुमेन को कोई बहुत जल्दी पोजीशन नहीं मिली कांग्रेस पार्टी में। पोजीशन का मतलब है किसी कोई लीडर नहीं बन पाई, वो उस कांग्रेस का मेंबर बन गई, लेकिन प्रेसिडेंट नहीं बन पाई, कोई लीडर नहीं बन पाई, उसमें वाइस प्रेसिडेंट नहीं बन पाई। ऐसा क्यों था? गांधी जी का कहना था वुमेन का सिर्फ एक ही काम है, घर देखो, अपना चूल्हा देखो, अपने बर्तन देखो, ठीक है, अच्छी बीवी बनो, अच्छी माँ बनो, बस आओ प्रोटेस्ट करो, लेकिन कोई कांग्रेस में आपको जगह नहीं मिलने वाली है। ठीक है, बस उनकी विमेन की पोजीशन वहाँ पे कैसे देखी गई है, एज अ सिम्बॉलिक प्रेजेंस। ठीक है, आ गई, दिख रहा है, आ गई विमेन, वो भी पार्टिसिपेट करिए, पर कुछ इतना ज़्यादा उनका वहाँ पे रोल था नहीं। विमेन चाह रही थी उनका रोल हो, बट वही जो हमेशा से होता आया था। अब तो खैर चेंजेस आ गए हैं, बट उस टाइम पे क्या हुआ कि उनको कहा गया कि नहीं घर बैठो, घर पे अपना करते रहो, प्रोटेस्ट करो, जो मैंने आया करो, डंडे खाओ, लेकिन आपको कोई जगह नहीं देंगे। तो यहाँ पे जो उनकी प्रेजेंस थी वो खाली सिंबॉलिक थी। ऑल दो बाद में इन चीज़ों में चेंजेस आए। सरोजनी नायडू इंडिया की पहली विमेन थी जो प्रेसिडेंट बनी है कांग्रेस की, बट वो हम बाद में पढ़ेंगे, वो चीज़ें बात की हैं। यहाँ तक जहाँ तक आप चैप्टर पढ़ रहे हैं तो यहाँ तक तो यही रहा है। तो देखो, हाँ ये भी देखना कि लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन था, जेल भी गई हैं, डंडे खाए हैं, सब किया। कौन कौन औरतें हैं, सब औरतें नहीं थी। ठीक है, कौन औरतें हैं ये समझना। अर्बन मतलब शहरों में कौन है, हाई कास्ट विमेन है। हाई कास्ट मतलब वो जो ऊंची जाति से बिलोंग करते हैं, क्योंकि उनके घर वाले फिर भी अलाउ कर रहे थे जाओ जाओ, क्योंकि जो आदमी थे वो भी प्रोटेस्ट पे जा रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो चाह रहे थे कि विमेन भी आए, उनका प्रेजेंस वहाँ पे अवेलेबल हो। देन रूरल एरिया में कौन था, रिच पीजेंट हाउस होल्ड, जो रिच पीजेंट्स थे उनके घर की जो औरतें थी वो जाती थी वहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए। अब यहाँ पे ना एक चीज़ समझते हैं, मैंने आपको पहले भी एक बात बताई थी कि प्रोटेस्ट में ना कभी गरीब आदमी नहीं जाता, क्योंकि गरीब को ना अपना घर चलाना है, वो कैसे रोटी खाएगा अगर तो प्रोटेस्ट करने बैठ जाएगा। तो हमेशा ना अमीर ही होते हैं, जो अमीर भी नहीं कह सकते, काइंड ऑफ मिडिल क्लास होते हैं जो प्रोटेस्ट करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, दे सर्व टू नेशन एज अ सेक्रेड ड्यूटी ऑफ विमेन। क्या कहा था गांधी जी ने, औरत आओ और सर्व करो देश को, प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करो, आपकी सेक्रेड ड्यूटी है। सेक्रेड मतलब आपकी पवित्र, आपकी ड्यूटी है, ड्यूटी काइंड ऑफ आपका
काम है, ये एक पवित्र काम है, आके करो। बट देयर पोजीशन इन सोसाइटी रिमेन अनचेंज। क्या उनकी पोजीशन में कोई चेंज आया? सती सिस्टम, विडो री मैरिजेस, ये सब इतने बड़े प्रॉब्लम थे उस टाइम पे, चाइल्ड मैरिजेस, ये कुछ चेंज नहीं आया, दे वर एज इट इज़। फिर गांधी जी बिलीव्ड, ये सबसे बुरा पार्ट है इस चैप्टर का। गांधी जी वैसे तो पूरे चैप्टर में इतने ज़्यादा अच्छे बन के दिखाए, उन्होंने इतने अच्छे अच्छे काम किए, बट देन दे सेड दिस कि गांधी जी बिलीव इट वॉज ड्यूटी ऑफ विमेन, कि ये विमेन की ये ड्यूटी है टू लुक एट होम एंड हर्थ। होम एंड हर्थ मतलब घर देखो, चूल्हा देखो, यही काम है। एंड बी गुड मदर्स एंड वाइफ्स, अच्छी माँ बनो, अच्छी बीवी बनो, यही तो एक पोजीशन होती है। विमेन किसी तो पैदा होती है, वो उनका कुछ अपनी आइडेंटिटी थोड़ी है। फिर दे जस्ट हैड सिम्बॉलिक प्रेजेंस। कैसी प्रेजेंस थी उनकी? ओनली एंड ओनली सिम्बॉलिक प्रेजेंस। बस आ जाओ, सिंबल की तरह देखते रख लेते हैं, कोई ऐसा यूज़फुल नहीं होने वाला है। तो आई गेस आपको यहाँ तक ये चैप्टर समझ आया होगा। बहुत लंबी वीडियो हो गई, बट अगर आपको समझ आई है तो ये सारी मेहनत सफल हो गई है। प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच। आगे वीडियो कल डाल दूँगी और ये चैप्टर 1-2 दिन में पूरा भी हो जाएगा।